नेहा दुबे, बात रणवीर अलाहाबादिया की हो रही है। दरअसल बात इस पर शुरू हुई कि क्या समाज में अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए, क्या सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणियों का एक दौर चला आ रहा है वो सही है, यंगस्टर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों इस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, या लगातार इस तरह के जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे हैं। समाज इसे कैसे देखता है, यंगस्टर्स इसे कैसे देखते हैं, लोग इसे कैसे देखते हैं, समझने की जरूरत है। और समझने की यह भी जरूरत है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। डिजिटल मीडिया में गंदी बात क्यों? ऑनलाइन शो का काला सच। डिजिटल मीडिया, डार्क मीडिया, डर्टी माइंड। कॉमेडी शो हंसने हंसाने के लिए होते हैं, माहौल हल्का करने के लिए होते हैं, लेकिन पिछले दिनों इंडियाज गॉट लेटेंट में गेस्ट बनकर आए रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें कही कि सभी सन्न रह गए। जैसे ही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आलोचनाओं की झड़ी भी लगी। निशाने पर रहे रणवीर और उसके शो के साथ ही। दरअसल कंटेस्टेंट से पेरेंट्स को लेकर एक भद्दा सवाल पूछा गया। ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा भड़क गया। आशीष चंचलानी से लेकर अपूर्वा मखीजा तक शो के सभी जजों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। साथ ही शो के उस एपिसोड को भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और रणवीर राहत की गुहार लगा रहा है। रणवीर के खिलाफ देश के कई कोने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जहां कार्रवाई की मांग तेज है। वहीं अभिभावकों के लिए ये एक अलार्म है, बच्चों के हित के लिए सतर्कता की घड़ी है ये। साथ में सवाल भी खड़े हुए हैं कि ऑनलाइन कंटेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए किस हद तक लोग गिर सकते हैं। इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता के बीच मासूमों को बचाने की जरूरत साफ दिख रही है। अभिभावक, शिक्षक और समाज के तमाम वर्ग के लिए ये चुनौती की घड़ी है कि भविष्य को कैसे बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो ये बताएगा, ये समझाएगा कि आखिर इस तरह के कंटेंट को कैसे देखा जाए, कैसे लगाम लगाई जाए, आगे क्या किया जाए, कैसे अपने आगे वाली पीढ़ी को, यानी कि आने वाली पीढ़ी को कैसे संभाला और कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। तारुफ करा देती हूँ उन खास मेहमानों का। हमारे साथ उदय सिंह माहुरकर जी हैं जो कि फाउंडर है सेफ कल्चर, सेफ भारत फाउंडेशन के। तकरीबन कई सालों से ये अपने कल्चर को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं जो कि एक्स प्रिंसिपल है किरोड़ीमल कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है भीम सिंह जी आपका। हमारे साथ इस वक्त अमित सिंह जी हैं जो कि सीईओ हैं adlistener.com के, जो कि मेंटल हेल्थ कैसे लोगों की सुधारा जाए इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर फिरोज भक्त जी हैं जो कि फॉर्मर चांसलर है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में उदय सिंह जी आपके साथ करती हूँ। सर देखिए, कल्चर की सबसे पहले बात करेंगे। जब इस तरह के कंटेंट की बात आती है ना, तो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिसके लिए भारत विख्यात है, उसका जरूर जिक्र आता है। क्या वजह है कि इस तरह के जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी होते हैं, लगातार परोसे भी जा रहे हैं? कितना भी संस्कार आप अपने बच्चों को दो, हाँ, वो सुबह मंदिर भी जाएंगे या मस्जिद भी जाएंगे, दोपहर को कोई पाँव भी पड़ेंगे, कोई बड़ा आदमी आता है, लेकिन रात को अगर उनके फोन पे ये आ रहा है हाँ, तो वो देखे बगैर रह नहीं सकते। ये एक तरीके से एक एडिक्शन है, समझे आप। और इससे देखिए, हमें इसको सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो फिल्में आ रही है OTT पे जो आ रही है, जैसे कि एक एकता कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध उसकी दादी से हैं, उसकी चचेरी बहन से हैं, भाभी से हैं,
वो सौतेली माँ से है और सीन के साथ है। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, सास और जमे का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म आती रहती हैं। और ये सिर्फ ऑल्ट एकमात्र ऐप नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कई प्लेटफॉर्म्स हैं। एक उल्लू है। तो हमने जो 2 साल में काम किया है इसके अंदर, सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन ने और हमारी जो टीम ने, हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो बलात्कार देश में हो रहे हैं उसका एक मुख्य कारण है कंटेंट। करीबन 80% केस के अंदर में तो जो एंटी रेप एक्टिविस्ट है, योगिता बहाना जैसे एक हमारे गुजरात में प्रतिभा देसाई करके हैं, इनसे टच में रहा हूं, सभी मानते हैं, वो तो बोलते हैं कि 90% ये देख के हो रहा है। जो लोग रेप कर रहे हैं उनको प्रोवोकेशन मिल रहा है इस कंटेंट से, समझे ना। नहीं सर, और रेप भी कैसे, आप कह रहे हैं कि एकता कपूर का सीरियल आ रहा है, तमाम तरह के हम देखते हैं, अलग अलग अफेयर्स दिखाए जाते हैं उसके अंदर, घर में ही कई तरह के अफेयर्स। मैं ओटीटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सीरियल अलग है, ठीक है, ओटीटी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं फिरोज जी का रुख कर लेती हूँ। फिरोज जी, अभी हाल ही में कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो ये कंटेंट बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इससे पहले भी था, लेकिन कुछ पर्दा था, कुछ लिहाज थी, कुछ शर्म थी, वो तमाम शर्म के पर्दे अब खुल गए हैं। मतलब क्या बोलना है कंटेंट, कैसे हमारा वायरल हो जाए, कैसे हमें पब्लिसिटी मिल जाए, सिर्फ इस पे फोकस रहता है, क्यों? एक्चुअली हिट द डैगर एट द राइट प्लेस। और शुरू में आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इस कंटेंट के लिए, अभद्र। मैं इससे आगे जाऊंगा, अभद्र नहीं है, ये एक तरह का परवर्टेड माइंड है, डिसगस्टेड ये सारी चीजें हैं। और देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, इंडिया है, जो नाम से आप पुकारें, इसकी एक संस्कृति है, संस्कारों के बीच में हम सब पले हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, बाहर के लोग भी रहते हैं, ज्यूज भी रहते हैं, सबके एक संस्कार है। हिंदुस्तान के संस्कार जो हैं, चाहे कोई यहाँ ईसाई रहता है, किसी भी देश का रहता है, उन संस्कारों को मानता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीजें पहले ढकी छुपी रहती थी, लेकिन जैसे माहुरकर साहब ने भी एक बात कही कि बच्चा चाहे मस्जिद जाता हो, मंदिर जाता हो, चर्च जाता हो, लेकिन अब ये जो हैंडसेट है, ये सबके हाथों में आ गया है। और इस पे कोई चीज ऐसी आती है, पोर्नोग्राफी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि बच्चों को, मतलब जो यूथ को, मतलब इतना इंडल्ज करते हैं कि वो अपने, मतलब जो सही संबंध जहां उनको बनाने चाहिए नहीं बन पाते। तो इस पे कहीं ना कहीं हम वहां बैठे थे स्टूडियो में, भीम सिंह साहब भी बैठे थे, तो हमने कहा सरकार को बड़े सख्त कानून बनाने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी ये मतलब कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसमें कुछ होना चाहिए, कानून इतने सख्त, माफी मांग ली, चलो ठीक है, क्रेडिट हम देते हैं, लेकिन इससे बियॉन्ड जा करके कुछ करना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है वो दूषित नहीं हो। हिंदुस्तान को आज दुनिया बतौर एक लीडर के देख रही है, ठीक है। हमारे वजीर आजम को एक दुनिया का, जैसे एक टाइम पे कैनेडी होते थे या कोई और बड़े लीडर होते थे, उस तरह देखा जा रहा है। तो हमारा समाज जो है दूषित नहीं होना चाहिए। अब ये रणवीर अलाहाबादियां हो, कोई हो, इससे पहले मुन्नवर फारूकी ने कहा दे ऑल गॉट फ्री, और ये भी बच के चला जाएगा पतली गली से रणवीर अलाहाबादिया, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे इन्होंने कहा माहुरकर साहब ने कि हमें बैठ के बहुत सिंसियरली वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर, और एक बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। ठीक है, भीमसेन जी, सवाल इस बात को लेकर है, वाकई क्या डिजिटल मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है इस वक्त? ये सारी समस्या डिजिटल का जो समय आ गया है, मीडिया का, ये अनकंट्रोल्ड है, कोई लगाम नहीं है, न गवर्नमेंट की ओर से है, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ओटीटी के, न इनकी ओर से है, न कोई बात पेरेंट्स की ओर से आ रही है। और जो इसके जो विक्टिम है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, नेशन इज ए विक्टिम, सोसाइटी इज ए विक्टिम एट लास्ट, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जब सर से पानी उतरता है, तब हमारी ये, तब हम थोड़ा सा हिलते हैं। मैंने बहुत पहले, 50 साल पहले कहा था कि साइंस एक ऐसे था इसमें कि साइंस वरदान या अभिशाप। मैंने कहा साइंस वरदान है, लेकिन अभिशाप हो जाएगा, और ये हो गया। क्योंकि नाउ वी आर ए ग्लोबल विलेज, हम सिर्फ दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, और हाथ में एक ये मिल गया। ये मनोरंजन का साधन बना दिया गया है, जिसके लिए ओटीटी, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एक दो नहीं इतने हैं, नेम आई कैन नेम सो मेनी।
अनकंट्रोल्ड हैं। तो ऐसा क्यों है? दो कारण है। ये जो यूथ ये जो बना रहा है, ये जो सामग्री परोसी जा रही है, जो आपने कहा ओटीटी पर, हाँ। किसके लिए? यूथ के लिए। हाँ। उतना बड़ा तबका हिंदुस्तान की आबादी में, इतनी बड़ी संख्या है इसकी, मार्केटिंग, कितना पैसा। तो जो यूथ जो बना रहा है वो भी बेरोजगार है। हाँ, हाँ, उसको कुछ चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है वो यूट्यूब पे काम कर रहा है, आ जाओ, सोशल मीडिया पे कुछ काम परोस कर दो, रहा है। कुछ परोस दो, कुछ भी पॉपुलर हो कर जाओ। लीजिए, बस हाँ हाँ, कर फेमस दो। हो अनकंट्रोल्ड है, कुछ है नहीं, कर दो। और नंगा दिखा दो, नंगा सीन प्रेजेंट कर दो, गालियां दो। और ये बेलगाम। इसीलिए दिस द हाई टाइम, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ योर चैनल कि आपने बुला करके उदय भाई को, फिरोज भाई को आपने शुरू किया है चर्चा। दिस हाई टाइम। अमित जी, मैं देखिए, आप क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग काम कर रहे हैं और इस तरह के कंटेंट का किस तरह का असर होता है इस पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इस तरह का कंटेंट जब परोसा जाता है, एक आम इंसान, एक युवा, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है उस वक्त? एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डार्क ह्यूमर होता क्या है, जो कि हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो डार्क ह्यूमर एक टाइप का ह्यूमर है जिसमें सोसाइटली बहुत अनप्लेजेंट एक्टिविटीज, जैसे कि मान लीजिए डिजास्टर हो गया, मृत्यु हो गई, एपिडेमिक आ गई, इन पे जब हम चुटकुलों को बनाते हैं और उनसे हम एक ह्यूमर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के ह्यूमर को हम लोग डार्क ह्यूमर कहते हैं, जो कि अभी आपने रणवीर अलाहाबादिया के केस में देखा। तो अब हम आते हैं इसके मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट पे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे। तो हमारी सोसाइटी, एमिल दुर्खीम हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बनी हुई है। जी, जी। हम लोग कुछ ऐसे बिलीव्स, वैल्यूज हैं जिन पे सब अग्री करते हैं और इसीलिए हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाती है। जब कुछ भी ऐसा होता है तो वो बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स पे सीधा वार होता है और उस वार में कभी कभी सोसाइटी भी अपना एक रूप लेती है। जिस तरीके से आपने देखा कि बैकलैश हो रहा है, वो बैकलैश सोसाइटी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे वार हुआ है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल इम्पैक्ट पे। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट इसको और साइकोलॉजिस्ट इसको डेविएंट बिहेवियर के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि माता अपने बच्चे से कैसे बात करेगी, पिता और बेटे का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो जब उन रिलेशंस को या उन कस्टम्स को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो हमारे डेविएंट बिहेवियर की श्रेणी में आता है। जब हमारा यूथ इस टाइप की कंटेंट को देखता है तो कहीं ना कहीं जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो चैलेंज होते हैं और ये उसके दिमाग में एक अंग्रेजी का शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो पैदा करते हैं। एक आप कह सकते हैं एक मानसिक उथल पुथल कि जो अभी तक मैं करता, सोचता, सीखता आ रहा था, ये तो उससे बहुत अलग है। और मैं इस वाले तथ्य को कहाँ सेट करूं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम अपने यूथ को ऐसे कंटेंट से एक्सपोज करेंगे तो निश्चित हम आने वाले समय में डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, और ये बढ़ भी रहे हैं सर। अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले कुछ सालों के मुकाबले इन सालों को देखें तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं एक बार फिर से उदय जी का रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल ये भी है कि देखिए, ये कंटेंट तो परोसे जा रहे हैं, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, सुन कौन रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए? में बात करूंगा मैं, पहले अपन इसकी संगीनता में जाए एक बार। हाँ। थोड़ा सा देखिए, गए 4.5 महीने में 7 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, रिपोर्टेड केसेस। 2 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और इतना एक घिनौना केस है जहां एक व्यक्ति ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी खुद की मां पे बलात्कार किया, भी राजस्थान। समझे आप? तो परिस्थिति गंभीर है। देखिए, 2 साल से हमने, हमारा जो सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन है, उसने कई लेटर लिखे सरकार को, मंत्रियों को लिखे, MIB को लिखा, मीटी मिनिस्ट्री को लिखा, है ना, लेकिन कोई बात आगे बढ़ नहीं रही। इतना ही हुआ कि जो एक लूला सा एक बिल लेके आने वाली थी सरकार, एक लूला सा एक बिल लेके आने वाली थी, ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसका ड्राफ्ट रखा था, बड़ा लूला ड्राफ्ट था वो। हमने उसका विरोध किया तो वो ड्राफ्ट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन छूट इनको मिली हुई है।
मेरा ये कहना है कि ये जहां से ये आ रहा है वो नल बंद होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली ये पॉसिबल है। आप देखें कि खाड़ी के देशों में, सिंगापुर में हमारा जो आ रहा है उसके मुकाबले सिर्फ 20% या 15% आ रहा है, ठीक है। अगर वो लोग कंट्रोल कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हमने गए 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने अनेक गुना प्रगति ना की हो, ठीक है। और हमने कई सारी प्रतिज्ञा ली है महान देश बनने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। ये कैसे पॉसिबल है? एक टेक्निकली पॉसिबल है, ठीक है, जो हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की, मैं तो टेक्नोक्रेट नहीं हूं। और दूसरा, इसमें कुछ कानून लाए जाए। एक तो जो इमीडिएट हो सकता है वो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, ठीक है, जिसमें बड़ी कम सजा है उसके अंदर। उसमें सजा बढ़ा के 10 साल की कर देनी चाहिए, 3 साल उसमें बेल न मिले। कोई ने मुझे कहा कि ये तो आतंकवादियों के लिए प्रावधान है 3 साल बेल न मिलना। मैंने कहा कि ये सांस्कृतिक आतंकवादी ही है। जो नुकसान औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं ऐसा परोस के। जो नुकसान चाइना और पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, ये लोग ऐसा इस टाइप का परोस के। तो इमीडिएट ये हो सकता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट को अमेंड किया जाए, 10 साल की सजा हो उसमें, 3 साल बेल न हो और प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रावधान भी हो। पर लॉन्ग टर्म पे हम जो कह रहे हैं वो हमारा बड़ा सख्त, सेक्युलर से भारत फाउंडेशन का जो सुझाव है बड़ा बड़ा सख्त है, सख्त सुझाव है। हमने ये कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो। लॉ ऑफ एथिक्स कोड के अंदर प्रीएम्बल में ये कहे, लॉ ऑफ एथिक्स कोड, कि भाई जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत को नहीं किया, मुस्लिम आक्रमणकारों ने नहीं किया मध्यकाल के अंदर, ब्रिटिशरों ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो। डैमेज कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा, आप रेप को बढ़ावा दे रहे हो। हाँ। इसके लिए इसके अंदर एक कमिटी बैठे जो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, फिल्म के लिए सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको 10 से 20 साल की सजा हो। प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आपका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो मैंने कहा, फोटोग्राफर हो, स्टोरी राइटर हो, ब्रॉडकास्टर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसमें ये सजा लगनी चाहिए। उसमें भी 3 साल की बेल नहीं मिलनी चाहिए, है ना। कोई ने मुझे कहा कि ये तो बहुत ही कैसे पॉसिबल है। हाँ। मैंने कहा देश में अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ। अगर हम प्रतिज्ञा लेते, मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप उस जमाने में अगर इतनी भयंकर लड़ाई लड़के जीत सकते थे, महाराणा प्रताप ने भी अंत में चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरा मेवाड़ जीत लिया, समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा एग्जाम्पल रखा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरा की अभी जो सरकार है वो, क्योंकि आरएसएस से जुड़ी हुई सरकार है, वो सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। दूसरा, ये सोचना पड़ेगा ये राक्षस जो है न मुसलमान को छोड़ेगा न हिंदू को छोड़ेगा। ये हर ये असुर तत्व हर एक घर में घुस चुका है, समझे ना। तो ये मैं तो कहता हूं ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो धर्म के नाम पे जो आज एक मतभेद है उसको भी खत्म करने की इसके अंदर ताकत है। क्योंकि ये हर एक आदमी को, मैंने मुसलमानों को मिलता हूं तो मुसलमान भी इतने डरे हुए हैं कि हम हमारी बच्ची को हिजाब पहनाते हैं एक पवित्रता लाने के लिए, और हमारी बेटी ये देख रही है फोन पे आ ही रहा है ये। समझे कि नहीं आप? इससे तो कोई अछूता नहीं है ना सर। हाँ, तो ये फोन जो है वो एक अभिशाप बन चुका है इसको लेके। और अभिशाप इसके लिए बना है कि उसके ऊपर इस टाइप की चीजें आ रही हैं। हमें इसको बंद करना पड़ेगा। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर इच्छा शक्ति है भारत में, कानून बनाना चाहिए, तो ठीक है। कानून बन सकता नहीं, ये हम इसको बिल्कुल बंद कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जी ठीक है। मैं अमित जी आपका एक बार फिर से रुक करती हूँ, क्योंकि युवाओं के मन की अगर हम बात करें, युवाओं का मन डार्क कॉमेडी से कैसे प्रभावित होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि अब इसका चलन बहुत ज्यादा है, डार्क कॉमेडी, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेना, जैसे मतलब आप फैमिली के साथ तो सोच ही नहीं सकते वहां बैठकर इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने की, सुनने की। तो ये युवाओं के मन को कैसे प्रभावित करता है? कुछ लोगों से हमने बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, लोग बना रहे उससे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन आता है कि आपको अगर देखना है तो आप देखिए, नहीं तो मत देखिए, इसमें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो मतलब क्या ये इतना इनफ है? जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है, हाँ। हम लोग पहले मनुष्य
से पहले हम लोग क्या थे, एप्स थे, ठीक है। तो हम हमेशा, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में थे, और वहाँ कंटिन्यूअसली रिस्क, एक खतरा रहता था जीवन का। तो हम लोग हर चीज में एक खतरे को देखते थे, इसलिए हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव बायस पे काम करता है। आपके पास 4 न्यूज होंगी, और उसमें से एक होगा कि एक बहुत ही घृणित मर्डर हुआ है, और दूसरी जगह मान लीजिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं इस देश में जाके ये बहुत अच्छी युवाओं के लिए डील करके आया हूं। तो मुझे लगता है कि 99% लोग वो घृणित मर्डर वाली न्यूज पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बायस में उन्हें अच्छा लगेगा। दूसरा, डेविएंट बिहेवियर हम सब में है, ठीक है, और उसकी जो डिग्रीज हैं उसको रेगुलेट करता है हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सी अलग अलग सोसाइटीज हैं, इवन ये बहुत शहरों में भी निर्भर करता है। छोटे शहरों में ज्यादा प्रतिबंध हैं, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन्स में कम प्रतिबंध हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ एनोनिमिटी है वहां पर। तो मैं फिर से उसी पॉइंट पर आना चाहूंगा कि जब कभी भी एक यूथ इस किस्म की नई कंटेंट को देखता है, तो वो सबसे पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको देखना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है। परंतु हमें ये याद रखना है कि क्या जब वो उस कंटेंट को देख रहा है जो भी परोसा जा रहा है, क्या वो उसके लिए तैयार है, क्या वो मैच्योर है। हम लोगों ने एक एज निर्धारित कर रखी है शादी के लिए, एक एज है वोट करने के लिए, एक एज है शराब का सेवन करने के लिए। परंतु जब वो इस कंटेंट को देख रहा है, क्या हमने उसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध लगा रखा है कि वो उसे उस कंटेंट को देखने से रोक पाए? तो शायद हमें इस ओर रुख करना पड़ेगा कि हम कैसे इस बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें। ठीक है, भीमसेन जी, क्या लगता है कि सेंसरशिप लानी चाहिए क्या इसमें? देखिए, सेंसरशिप नहीं लाएंगे तो ऐसा समय आ ही गया है जो हो रहा, आप देख रही हैं। यहाँ पर OTT जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जो साधन बन गए हैं, आपने बात की डार्क फिल्म्स की, ये तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसी एज है, इस एज में बच्चों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। एज तो कैटेगराइज ही है ना। नहीं, एक मिनट, इसलिए कहा ना, तो उसको कर दो ना, उसको कर दो बच्चे के लिए। ये 15 फिल्मों में क्या है, एडल्ट के लिए है, इसको करो आप इसमें। और पेरेंट्स को अधिकार दो कि पेरेंट्स उसको ब्लॉक कर दे। यदि OTT में गलत सीन आ रहे हैं तो उसको ब्लॉक करने का अधिकार पेरेंट्स को दे, OTT वाले। नंबर 1, इसीलिए भी मुझे बोलने दिया जाए। तो सेंसर बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो परिवार और समाज है टूट जाएगा, टूट ही रहा है। शादी परिवार और समाज का और राष्ट्र का एक बहुत बड़ा संस्था है मैरिज, टूट रहा है, एकदम टूट रहा है। लिव इन शुरू हो गया। मेरे विचार थोड़े अलग है जी सर, बोले सर मुझे चाहिए। देखिए, परिस्थिति बहुत खराब है। अभी मेरे पास एक लड़का आया था, इसने कहा कि मैंने मेरी शादी हुई, मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि भाई तेरा कोई बॉयफ्रेंड था पहले, होता तो मुझे तो बता दे, है ना। तो कि अपने मन में आगे बाहर से मुझे मालूम पड़ेगा तो मुझे धक्का लगेगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल वो रही हूँ एकदम पवित्र। एक दिन फोन उसका रह गया, तो फोन जब देखा उसने तो वो बेहोश हो गया एकदम। उसके 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड थे, उसकी फोटो थे अंदर, पोर्नोग्राफी थी खूब सारी, समझा आप। तो ये तो रेप तो इसका एक समय खराब वो है, मैं भी कह रहा था, लेकिन घर टूट रहे हैं। बात मैं भी आपसे कह रहा था, आप वही बात कर रहे हो जो मैं जो कहने जा रहा था। इसको बैन करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे एक तरीके से ये संस्कृत आतंकवादी चल रहा है। क्रिएटिव फ्रीडम लेट मी फिनिश सर, मुद्दा आता ही नहीं इसमें। हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपका रुख करती हूं। जी, मैंने फिनिश नहीं किया। तो इसलिए इन सारे संस्थाओं को समाज में समरसता रहे, समाज हमारा जिंदा रहे, और खासकर भारत का समाज, हम सनातनी समाज हैं। हमारे यहाँ अभी भी चाहे जितना भी 1-2% हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है देश में। हमारा जो समाज है अशिक्षित है, लेकिन वो इतना शिक्षित है, वो जानता है कि देश की भलाई किस चीज में है, वो जानता है। लेकिन इतना भी क्यों हम रिस्क लें? तो इसलिए कंटेंट पर कंट्रोल, रेगुलेशन, सेंसरशिप इतना जरूरी हो गया आज के समाज में। अदरवाइज ये जो हाथ में हम लेकर डब्बा घूम रहे हैं, अब तो क्या हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ 2 साल बाद बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो माँ ने उसको थमा दिया हाथ में, बच्चा देख रहा है 2 साल में ही, 1 साल में ही, और दूध पिला रहा है। तो और नंबर 1, नंबर 2, ये तो अब की बात है ना, जो हम परेशान हो गए। पहले का सोचिए ना, आज फिल्मों में जब यू लगाते हो सब देखते हैं,
कौन तय करेगा कि रात को कौन देख रहा है नहीं देख रहा है? कौन तय? पेरेंट्स हम ही पेरेंट्स हैं, हम तो नहीं देख पाते, बच्चा अलग रूम में सोता है, क्या करता है। तो ये चीजें ऐसी जुड़ी हुई है ना, ये आइसोलेशन में नहीं है। अहलाबादिया का ये आइसोलेशन में सर नहीं है। इसके पीछे में जो इतिहास है देखना पड़ेगा। रेगुलेशन हैज टू बी देयर, सेंसरशिप हैज टू बी देयर, एक बात और गवर्नमेंट मस्ट एक्ट राइट नाउ एकदम स्ट्रिक्ट। मतलब ठीक है सर, ठीक है। फिरोज जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर ये बताइए कि जिस बात का जिक्र देखिए अभी भीमसेन जी भी कर रहे थे, पेरेंटल कंट्रोल से चीजें कंट्रोल हो जाएगी क्या? हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, हम सेंसरशिप लाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। पेरेंटल कंट्रोल इससे हो सकता है क्या? आज बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या फोन में देख रहे हैं? 17-18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, कुछ पता चलता है? देखिए नेहा साहिबा, मैंने सभी अपने काबिल दोस्तों को बहुत ध्यान से सुना। हाँ। और उसमें आप भी शामिल हैं, आपको भी सुन रहा हूँ। क्या है, एक बड़ा सेंसिटिव विषय है। हाँ, मेरा ख्याल है माँ बाप तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसकी एक सेल्फ कहीं ना कहीं बच्चे खुद ही इसको समझे। अभी माहौरकर साहब कह रहे थे हमें फोन को बैन करना चाहिए। इसको, ये जो आपका डिवाइस है, मैं नहीं समझता कि कंटेंट को, नहीं फोन को नहीं, नहीं कंटेंट को। कंटेंट ही वो ठीक है, कंटेंट वो जो आ ठीक रहा है उसको बंद करना चाहिए। वो ठीक है। फोन पे आ रहा है। कंटेंट को बिल्कुल बैन करना चाहिए। कहाँ से पोर्नोग्राफी आती है सबको बैन करना चाहिए। इसमें बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि फोन के ऊपर बच्चे और भी बहुत सा काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, साइंस का काम करते हैं, ज्योग्राफिया का काम करते हैं। वो एक अलग विषय हो जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। आपने माँ बाप की बात कही है, माँ बाप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कि मैं एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि इवन जो नए अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प साहब, उनको भी बड़ा शौक है, अभी भी है या पहले था, पोर्नोग्राफी देखने का। लेकिन वो इलाहाबादिया की तरह या फारूकी की तरह उसको समाज में नहीं लेके आते, ना उसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज किस तरह से जड़ पकड़ी है। हमारे यहाँ फिल्में ऐसी बनती है, बैंडिट क्वीन बनी, फायर बनी, कामसूत्रा बनी, द पिंक पीरियड बनी, परजानिया, सिद्धार्थ, कैसी कैसी फिल्में। तो अभी जैसे आपने कहा था, इन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि मतलब इतना ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन असर इसका धीरे धीरे हो रहा है। तो अब यह है कि हम चारों हम पांचों लोग, एक सेकंड रुक सर। इससे पहले भी अगर हम आज के दौर को छोड़ दें जी, इससे पहले भी गाने कौन से अच्छे बनते थे? क्या नहीं लगता आपको कि उस वक्त भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिसको आप अर्थ समझेंगे तो आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। गाने भी बनते थे, जैसे गाने की मुझे बहुत ही बेहुदा लाइन याद आती है, चूल्ही के पीछे सारा। तो ये चीजें आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब एक जो लाइन है वो लाइन पार हो रही है। हाँ। उससे हमें देखिए, ठीक है, सारे भीमसेन साहब ने सही कहा, पूरा हिंदुस्तान नहीं देख रहा है इसका। पूरे हिंदुस्तान में ना जो बेटा है माँ को खराब कर रहा है, ना भाई बहन को खराब कर रहा है, नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस होते हैं, लेकिन ये बढ़ सकता है अगर ये रणवीर जैसे, समय रायना जैसे, अपूर्वा मखीजा जैसे अगर ये कंटेंट जाता रहा, जिसको ये लेटेंट कहते हैं। लेटेंट का मतलब है ढका छुपा। अरे क्या ढका छुपा है? ये ना लेटेंट है, ना टैलेंट है, बेहूदगी है, ये गंदगी है। और इससे ज्यादा फहश चीज मैं नहीं समझता समाज में। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ इत्तेफाक से। अच्छा, बहुत से लोग, मुझे हैरानी हुई, कई चैनल्स में मैंने देखा, नेहा जी, और आपने भी देखा होगा, आप तो जाते रहते हैं, माहौरकर साहब, रणवीर के डिफेंस में लोग आ गए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अरे कैसी फ्रीडम है, काहे का एक्सप्रेशन है? लोग कह रहे हैं गंदा कि जो डिमांड है वही तो परोसा जा रहा है। लोगों की मांग यही है। नहीं, यूथ सपोर्ट कर रहा है, यूथ सपोर्ट कर रहा है सर, यूथ सपोर्ट कर रहा है। ऐसा है, मत दो ना, यूथ डिमांड करेगा ही। हमारा यूथ आज भी बहुत बचा हुआ है। नेहा जी, मैं भीमसेन साहब, माहौरकर साहब, अमित साहब, हमारा यूथ आज भी बहुत अच्छा है। आज भी हमारे यूथ जो है, मतलब मैं समझता हूँ कि 70-80% काम फोन से अपने स्कूल का, कॉलेज का, प्रोजेक्ट का लेते होंगे। लेकिन वो जरूर जो परोसा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं तो सोचता हूँ कि ये रणवीर अहलाबादिया, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, कोई रंजिश नहीं है, कोई सिवाय इसके कि ही शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल। उसको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्या उसका करा जाए, उसको जेल में डाला जाए, या जो कंटेंट परोसता है उसको खत्म किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा सख्त होना चाहिए कि ये चीज एग्जाम्पल बने, और ये फारूकी जैसे लोग
और ये जो अलाबादिया जैसे लोग हैं, इनकी हिम्मत ना हो कि हमारा जो बहुत बढ़िया समाज है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, सारी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं, कर रहे बात हैं। सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की नहीं है ना सर, निर्माता निर्देशक भी तो हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स को बनवाते सब हैं, शामिल है उसमें। सब उसमें शामिल है सर। और एक प्रोग्राम नहीं है ना, ये तो एक लंबी फहरिस्त है सर, कहां तक आप रोकिएगा? इसके लिए तो फिर कानून बनाने की जरूरत है या सेंसरशिप लाने की जरूरत है। एक बात मैं कह के बात को खत्म मैं- करूंगा। मैं आती हूँ, मैं सर आती हूँ, बात काटो, जी बस जी, एक जल्दी बात से जल्दी कहूंगा, से सिर्फ जल्दी 2 से, सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कानून तो बहुत बनते हैं। हाँ। आप माहुरकर साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अमित साहब, कानून बनना चाहिए, मगर कानून जब तक रेगुलेट नहीं होगा, सैकड़ों कानून है, रेगुलेट नहीं होता, ये भी बन जाएगा। होना कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट अच्छे कानून से नहीं बनने हो से। पाती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनना चाहिए। रेगुलेट हम आप करेंगे ना। कानून बने, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल था 28 साल तक, मैंने झेला है ना ये प्रिंसिपल, हाँ। इन्हीं अब संस्कृति को झेला है। हाँ। मेरा घेराव तक हुआ, जेएनयू से बच्चे आ गए, सारे लेफ्टिस्ट आ गए, मेरा घेराव किया गया कि आप ड्रेस की बात करते हो। ड्रेस की बात नहीं करेंगे हम। आज ड्रेस की बात आज सब पर पड़ गया ना। यदि हमारे बच्चे बच्चियां यदि यहाँ बन करके यहाँ तक घूमेंगे कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ। आई कैन नॉट डेयर टू लुक एट माय एक मिनट। डिग्निफाइड ड्रेसिंग का भी एक बात आनी चाहिए। आनी चाहिए डिग्निफाइड ड्रेसिंग। सर एज ए फिर प्रिंसिपल तो ये गौरव- अभिव्यक्ति की गौरव- आजादी गौरव- की भी बात आ जाएगी ना सर, फिर तो नेहा ये जी, एक अभिव्यक्ति मिनट, की नेहा जी, आजादी की जो जल्दी घेराव किया से, गया। मैं देख लूंगी, सुनिए, मैं देख लूंगी, जल्दी से डिग्निफाइड- अपनी बात एक पूरी मिनट, करो। डिग्निफाइड मैं आज- ड्रेस- एक बार ड्रेस- भीम- भीम ड्रेस जी अपनी बात कोड सुनिए स्त्रियों ना। के लिए क्यों, कंट्रोल खवातीन हो। के लिए क्यों, मर्दों को भी सबके डिग्निफाइड लिए, रहना सबके चाहिए। लिए। तो अगर कोई dignified बच्ची छोटे dressing for कपड़े all. पहनती है, Male तो आप as क्यों well as ताक female. कर रहे हैं? मर्द नंगे कभी होते ही नहीं। हाँ। औरतों का नंगा क्या नहीं, है? फिर तो ये नहीं, कैटेगराइज नहीं, कर रहे हैं सर आप। ये तो आप मैं थोड़ा कैटेगराइज कर डिफर रहे करता हैं। हूँ। सुनिए सुनिए, दिखा जाए। हाँ। नहीं सुनिए, कितने मर्द अगर हो एक रहे हैं, बच्ची जिसमें कुछ नंगे कपड़े होने देखिए पहनती है, हाँ। सुनिए, एक 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 बच्ची करके सर, एक एक करके बात हाँ, रखिए ना। मैं- पहले भीम जी तो कंप्लीट मैं मैं तो आती मैं हूँ कह रहा था, सर, ये जल्दी कह से। रहा था कि इशू बड़ा सेंसिटिव है। हाँ। और आज का नहीं है। अब महाभारत चला सीरियल, उसमें गंगा को दिखाया गया, जिस तरफ दिखाया गया है, मैं टीवी तोड़ दूं। हाँ हाँ मैं सनातनी हूँ, गंगा को जिस रूप में परोसा गया, दिखाया गया, हाँ। मैं अपना टीवी तोड़ दूं, हाँ लेकिन नहीं तोड़ सका। तो ये तब से चला रहा है, आज इसलिए अधिक हो गया है। हाँ, क्योंकि उस वक्त लगाम नहीं लगाई गई। लेकिन फिर जब बात इन तमाम चीजों की आएगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी आएगी, सवाल अभिव्यक्ति की आजादी का आएगा कि क्या उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? क्या पहने, इंसान कैसे रहे, इंसान क्या देखे, ये तो उसका मौलिक अधिकार है ना, वो खुद तय करेगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हाँ। तो हमें अपना रुख सीधे सीधे भारतीय संविधान की ओर ले जाना चाहिए। हाँ। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हाँ। enshrined in the कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। ये हम लोगों की आजादी की लड़ाई से प्रेरित होकर आई है। हाँ। और इसने हमारे देश को एक विकासशील देश बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, तो इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। अब हम आते हैं इस केस के संदर्भ में, जहां पे लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, जो मर्जी इस हो, केस उसका मैं भी बोले जा रहा लाइसेंस है। हूं, नहीं, बोले जा रहा हूं। sorry। इस केस के संदर्भ में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हाँ, क्लॉज 2 में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु उसके ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। हाँ। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को लगाने की या इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स की। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमारे दूसरे देशों से जो हमारे निरंतर रिश्ते हैं, उस पे कोई बाधा ना आए। जो सबसे महत्वपूर्ण इस प्रोग्राम के संदर्भ में है, वो 2 बातें हैं, पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरलिटी। ठीक है, तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम मोरालिटी और डिसेंसी के दृष्टिकोण से देखें, और अगर वो भारतीय कल्चर को हाँ। पब्लिकली उसकी मोरालिटी पर, उसकी डिसेंसी पर कोई भी दुष्प्रभाव डाल रही है, तो फिर उस प्रकार का कोई भी कंटेंट, कोई भी एक्ट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हाँ। उनको भी हमें ये बात सिखानी चाहिए, हाँ। कि एटलीस्ट हमें उनको आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल में समझाना चाहिए कि पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी
के दृष्टिकोण में क्या आता है और क्या नहीं। कई बार सामाजिक समझ ना होने के कारण भी बहुत सारी बातें आगे जाके समस्या को पैदा करती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आगे शायद इनकी एक ऐसी एसोसिएशन बने जिसमें ये लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद ड्राफ्ट करें और वो सरकार को सौंपें और उसमें ये खुद इस बात को माने कि जो भी कंटेंट हमारा पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो वो नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो देश हित में है वो सारा का सारा कंटेंट या किसी अच्छी बात के लिए हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन कहाँ तक रोकिएगा भीमसेन जी, कहाँ तक रोकिएगा? अगर आप, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, फिर आप पॉलिटिकली बात कर लीजिए। पॉलिटिकली किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीजों को कैसे रोकिएगा? ये आप सही कह रही हैं, जब तक कि खुद इंसान ना सोचे। हाँ। जो इंडिविजुअल उसका मिसयूज कर रहा है, वो जानता है मैं मिसयूज कर रहाँ हूँ। हाँ। अब बोलता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपने कहा उसको मिला हुआ है, तो अगर आप आवाज उठाएंगे ना भीमसेन जी, बनता है तो 50 लोग इसी बात को लेके आ जाएंगे कि ये तो जी हमारा मौलिक अधिकार है, या तो ये तो हमारी आजादी है, ये तो हमारी आजादी छीनने की बात की जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट हैज टू रेगुलेट द सोसाइटी को, देश को गवर्नमेंट को चलाना है ना। तो गवर्नमेंट शुड हैव द विल पावर टू एक्ट इन द टाइम, राइट टाइम, और रूल पास करे। आज सारे रूल पास हो रहे हैं, लोग मान रहे हैं ना। आज सारे जितने रूल, जितने मोदी जी ने संविधान में चेंजेस हुए हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए, सब लागू हो गया, ये भी लागू हो जाएगा। गवर्नमेंट हैज टू हैव द विल पावर टू। नियम, कायदे, कानून लागू हो जाते हैं। लागू तो ये भी हो गया है कि हेलमेट पहन के ही चलना है बाइक पर, नहीं तो चालान काट दिया जाएगा। लोग पहनते हैं क्या? नहीं पहनते हैं सर। जब तक डंडा नहीं पड़ता लोग नहीं मानते हैं। मैं तो बिल्कुल, मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोई आंशिक स्टेप इसमें चलेगा नहीं। हाँ। हमें इसको बंद करना है। हाँ। जिस नल में से, मैं दोहराऊंगा, जिस नल में से गंदगी आ रही है उसको संपूर्ण रूप से बंद करना है। उसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। हाँ। और मैं आपको एक बड़ा विजन दे रहा हूं। देखिए, हमारा जो महान संत हो गए, हाँ। विवेकानंद हो, मेरे गुरु स्वामी श्री प्राणवानंद जी हो, भारत सेवाश्रम के संस्थापक श्री अरविंदो हो, दयानंद सरस्वती हो, है ना, इन सभी महापुरुषों ने भारत के महान देश बनने की परिकल्पना की थी। अगर उसके अंदर, उस पथ में कोई रोड़ा आ रहा है, हाँ। क्या हमारी जवाबदारी नहीं है उस रोड़े को दूर करें? यस, होनी चाहिए, है। समझा? दूसरा, हम स्कूल में एक प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। हाँ। छोटेपन में हम करते थे। हाँ। ठीक है, सिविक पिलेज बोलते थे उसको। हाँ। तो अगर हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं तो हमारी क्या जवाबदारी नहीं कि हम उसको रोके? हम एक। और तीसरा, मैं ये कहूंगा कि आप भाई बहन, देश, संत सबको भूल जाइए। हाँ। आपका खुद का परव पौत्र या पुत्र, आपका पुत्री आपकी सुरक्षित नहीं है भाई। हाँ। ये हालत है, क्योंकि सबके फोन पे आ रहा है ये। अभी एक बड़ी रियासत, पुरानी रियासत के एक महाराज साहब मेरे घर पे आए थे। हाँ। महारानी साहब मिलने आए थे, 1.5-2 साल हो गए इस बात को। उन्होंने बड़ा अच्छा किस्सा मुझे कहा। महारानी साहब ने कहा कि मैं स्कूल चलाती हूँ मेरे गांव में, राजस्थान की है वो, और मेरे शहर में मैं स्कूल चलाती हूँ, और स्कूल के अंदर एक मेरे दोस्त की बेटी पढ़ती है। मेरे दोस्त का मुझे फोन आया एक दिन सुबह कि महारानी साहब, मेरी बेटी 11 साल की है, मैंने इसको अलग से रूम दिया है पढ़ने के लिए, पर ये सुबह जब रूम में से बाहर निकलती है 8, 8:30 को, तो ये बड़ी थक जाती है। और मैं जब पूछती हूँ कि बेटा कुछ बीमार हो, तो बोलती है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। और रोज ये चल रहा है ये सिलसिला। तो मैं घबराई हूँ कि क्या चक्कर ही है। महारानी साहब को, माँ सीधी थी, पर महारानी साहब को थोड़ा ख्याल आ गया। महारानी साहब ने ये कहा कि एक काम करो, ये दिन में जब स्कूल जाती है तो उसके रूम के अंदर पर्दे के पास का जो खिड़की के पास का जो पर्दा है, वो पर्दा को थोड़ा खुला रख दो। रात को देखो 12 बजे के बाद ये क्या करती है। तो जब 12 बजे गई वो देखने, तो वो बेटी ने सिर पे चादर डाल रखी थी, है ना, और वो फोन पे कुछ देख रही थी, लाइट सब बंद कर दी थी। तो फोन की लाइट उनको दिखी। उन्होंने सुबह फिर से फोन किया महारानी साहब को। महारानी साहब ने ये कहा कि अब मेरा शक सही है, ये कुछ उल्टा सीधा दिख रही है जिसकी वजह से ये थक जाती है। एक काम करो, आप रात को अगर दरवाजा खटखटाओगे, इसको कहोगे क्या देख रही है, तो ये मानेगी नहीं जल्दी। इससे अच्छा छोटी उम्र की बेटी है, इसको आप समझाइए कि बेटा छोटी उम्र में गलतियां होती हैं, तू क्या कर रही है मुझे बता, तू बताएगी, और तेरी गलती होगी तो मैं तेरे को शिक्षा नहीं करूंगी। 5 मिनट माँ को बेटी से रिग जिग करनी पड़ी। उसने कहा कि मैं रोज पोर्नोग्राफी देखती हूँ 12 से 2-2:30 बजे तक। तो ये परिस्थिति है, समझा।
तो ये वाकई ये बड़ी विडंबना है देश की है। कि ये इस तरह की देखिए चीजें आ रही हमने हैं। हमने प्रतिज्ञा खबरों में ली हो है रहा कि है। हम 2047 के अंदर एक महान देश बनेंगे। हाँ। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री ने कही है। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं 2037 में ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिक महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे, ये हमें तय करना है। ये तय करना है। मैं फिर इसलिए जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन इंडिया में होना बहुत जरूरी है। राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम बच्ची जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये हम शर्माते हैं बात करने में से। क्यों शर्माते हैं? आखिर जो कहा अभी साहब ने, आखिर वो देखना पड़ा ना माँ को। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सेक्स एजुकेशन इंडिया से हम जो शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं बच्चों से, मैं भी ये करना पड़ेगा। मैं और फिरोज जी आपका रुख सबसे करती हूँ। थोड़ा सा मैं आ रही शिक्षा हूँ, मैं आ नीति रही हूँ, में मैं एक सेकंड- मेरा मत थोड़ा अलग है हाँ, इसके अंदर। हाँ। मैं मानता हूँ सेक्स एक नेचुरल चीज है, इसके एजुकेशन देना भी उन लेकिन बच्चों सर को वक्त से पहले बच्चे अगर इस तरह की चीजें देखेंगे, फिरोज जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, सर ये बताइए कि वक्त से पहले अगर बच्चे इस तरह की चीजें देखेंगे तो ना सिर्फ मेंटली फिजिकली भी चेंज आएगा छोटे बच्चों में। आ ही रहा है। ये कितना आ ही रहा है। मतलब हैरानी की बात है, विडंबना है इस देश की सर, कि मतलब वक्त से पहले अगर फिजिकली भी चेंजेस बच्चे में आ रहा है या बच्ची में आ रहा है तो ये भी गलत है। नहीं, वो आपकी बात सही है। जो छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने 11 साल की 12 साल की बच्ची का जिक्र किया। अब बच्चे कम उम्र में ही वयस्क 50 साल के समझिए कि उनकी समझ हो जाती है इन मामलात के अंदर, और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल, हालांकि माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आएंगे नेहा जी, नहीं आएंगे। लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा था, हाँ। सेक्स एजुकेशन दी जाए या नहीं दी जाए, ये एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है, माहौरकर साहब सही नहीं समझते, आप सही नहीं समझती, आप सही समझते हैं। ये एक ऐसी चीज है, इसमें ये टॉपिक ये नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि स्कूल लेवल पे एक बच्चों के अंदर जो एक खवातीन हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रति एक जो इज्जत का एक माहौल है क्रिएट, जिसको हम जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की भावना जो है, ऐसे चैप्टर्स आने चाहिए। ठीक है ना। शुरू मैं एक बहुत वैसी बात कर रहा हूँ, बहुत पक्की किस्म की बात यह है कि जैसे ही बच्चा जाता है तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, वो कहते हैं जी माता जो है वो किचन में काम करती है, पानी भरती है, ये है। अरे माता जो है पायलट क्यों नहीं हो सकती? इस तरह के चैप्टर्स आने चाहिए। माता पुलिस में या फौज में नहीं जा सकती वो। तो एक जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस आएगा तो बच्चे के अंदर भी इस तरह की भावना आएगी, इज्जत और एहतराम की। साथ ही साथ एक इन्होंने शुरू में बिल्कुल सही बात कही थी माहौरकर साहब ने, कि मैंने सरकार से कानून लाने की बात करी तो एक लंगड़ा लूला कानून ले आए। कानून ले आए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। और आपने सही कहा था कि ये एक आध एग्जाम्पल है, रणवीर या ये जो और बहुत से लोग हैं, चाहे अपूर्वा हो या फारूकी हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये पूरे समाज को इससे बचाने के लिए हमें ये करना होगा, एक शख्स को या कुछ लोगों को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। वो समय अब आ गया है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना समय रैना से हमारी दुश्मनी है, ना रणवीर से है, ना अपूर्वा मखीजा से, या ऐसे लोगों से। लेकिन कानून होना चाहिए, बिल्कुल कानून होना चाहिए। हमें एक सवाल भी मेरे और ले इनको लीजिए। एग्जाम्पल उसका सेट भी करके जवाब सजा दे देनी दीजिएगा, मैं आ चाहिए। रही हूँ। सवाल ये कि देखिए जैसे मैंने अभी फिजिकली हेल्थ में चेंजेस की बात कही, छोटे बच्चे, भाई फोन है, पहले कोई बड़ा देख रहा है, वही अगर फोन छोटे बच्चे के हाथ में आ गया, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स आती रहती हैं। अब फोन को नहीं पता कि बच्चा देख रहा है या बड़ा देख रहा है, वो तो रील्स वही आएगी जो बड़ा देख रहा है या जो बच्चा भी देखना चाह रहा है। तो ऐसे में फिजिकली चेंजेस तो आ रहे हैं, मेंटली छोटे बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं? पढ़ाई से दिमाग तो हटता ही है ऑफ कोर्स, उसके अलावा क्या चेंजेस आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट। और ब्रेन रॉट को मैं और आसान करके समझाता हूं। ब्रेन रॉट किसी को भी इम्पैक्ट करता है। उसमें क्या होता है, जब हम या बच्चे कंटिन्यूअसली रील्स को स्क्रॉल करते हैं, हाँ। तो एक आप कहिए इंफॉर्मेशन की बाढ़ हमारे दिमाग पर आती है। हाँ। और थोड़े समय बाद फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है। ये प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती है तो आप पाएंगे कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जिसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो ये सीधा उनकी पढ़ाई और लिखाई और उनके एग्जाम्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। बड़ों के लिए भी ये बहुत घातक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गैस ऑन करके भूल जा रहे हैं और स्क्रॉल करते करते बहुत एक्सीडेंट से बच रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल
घर पे चाबी रखते हैं और उसके बाद उन्हें याद नहीं है, पूरा घर 1 घंटे चाबी ढूंढ रहा है, या बहुत सारे लोग बिना लॉक किए अपने घर से बाहर आ जा रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं ब्रेन रॉट से कनेक्टेड है और ये डिजिटल मीडिया यूसेज से प्रेरित है। दूसरा जो आपने बात बोली कि बच्चों में फिजिकल चेंजेस, तो अभी इस पे ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं हुई है फंडेड जिसमें डायरेक्ट कोरिलेशन हो पाए कि सीधा सीधा ये कंटेंट देखने से सीधा सीधा इतना प्रभाव बच्चों के शरीर पे, लड़कों के या लड़कियों पे पड़ रहा है। आगे हम इस स्टडीज को कर सकते हैं। बच्चों के शरीर पे प्रभाव पड़ने के और भी बहुत से कारण हैं, जिस तरीके के उनका खान पान है, जिस तरीके की मैं कहूंगा उनकी जीवन शैली है। हाँ। आजकल फिजिकल फिटनेस, फिजिकल वर्कआउट जीरो है, वो मैं रिलेट कर सकता हूं कि वो डिजिटल मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस से एडिक्शन होने की वजह से हो रहा है। जैसा कि सर ने, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि सर ने कहा कि सिर्फ मतलब हमें इसके लिए कानून बना देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है मैम कि सिर्फ कानून बनाने से भी कुछ हो पाएगा। अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि कानून बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो 5 अलग अलग पिलर से आना चाहिए। और सबसे पहला पिलर है उसमें क्रिएटर। जो भी व्यक्ति आज सोशल मीडिया या स्क्रीन पर आकर कुछ बोल रहा है, हमें कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी या उसको खुद अपनी एक जिम्मेदारी तय करनी पड़े, सबसे पहली। दूसरा, आपने देखा होगा ऐसे शोज में कौन करेगा, बताइए ना। नहीं, कौन करेगा, मुझे ये समझाइए। मैं इसकी एग्जीक्यूशन कुछ कहना चाहूंगा इसमें, आप बोल लीजिए फिर मैं कहूंगा, इनको बोलने दीजिए। सबसे पहली जिम्मेदारी है, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पहचानूं। और जो भी कैमरे पे या जो भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में बोल रहा हूं, उस पे मैं अपने शब्दों की नैतिक जिम्मेदारी लेना सीखूं। पहली। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा ऐसे शोज में बहुत सारे ऑडियंस भी बैठे होते हैं। हमें उन ऑडियंस की भी मानसिकता को समझना है कि वो कौन लोग हैं जो टिकट लेके या फ्री में जाके वहां पर बैठ रहे हैं और इन बातों पर हंस भी रहे हैं। आप अगर ध्यान से सुने उसको, हमें उन ऑडियंस के बारे में भी सोचना है और उनके इस अनैतिक, अगर हम कहें, इस बिहेवियर को कैसे केटर करें। दूसरा, हमारा वार वहां होना चाहिए। तीसरा, हमारा लीगल सिस्टम है, जैसे मैंने बताया आपको, आर्टिकल 19 पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी के, उस पर हमें सारी कंटेंट को हम रखकर देखें क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छा है। चौथा, सोसाइटी, जिसने बहुत अच्छा किरदार निभाया इस बार। आप देखिए कितना आउटरेज है। शायद हम लोग यहाँ पर आज इसीलिए बैठे हैं क्योंकि एक सोशल आउटरेज हुआ, जिसकी वजह से पूरी, मुझे लगता है भारत में बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस मुद्दे के बारे में नहीं पता होगा। और पांचवा, इन लोगों की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वैसे ही कोई ऐसी संस्था बने जो इनके आपस के अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को एक्रेडिट करे और उनकी कंटेंट को रेगुलेट करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खुद ही पुरुष रहा है, जो मनोरंजन करके पैसा कमा रहा है, बहुत बड़ा प्रभावशाली आदमी हो जा रहा समाज में, बहुत बड़ा, वो ऐसा क्यों करेगा? करना चाहिए और करने में बड़ा फर्क है। तो एक तो करेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि पेरेंट्स का जो रोल है होना चाहिए, उनको ब्लॉक करने का अधिकार मिलना चाहिए, ये एज पर द रूल, जो रूल बने, और सेंसर होना चाहिए। चौथी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जुड़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट से भी, ये सारा जो खेल जुड़ा हुआ है, और जो यंग बच्चे, काम नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, और ये आसान है, गाली दे देना, नंगा सीन किसी लड़के को वो परोस देना। ऐसा है, एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ऐसा है, एक 2 मिनट में, एक सेल्फ रेगुलेशन जो है वो टोटली फेल हो चुका है ओटीटी के अंदर। सेल्फ, अच्छा क्या परिस्थिति मालूम है आपको? सेल्फ रेगुलेशन ऐसा है, देखिए कैसा है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ओटीटी के लिए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज है और 5 मेंबर है। 6 मेंबर थे, एक ने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट के अंदर, रंजना भट्टाचार्य ने, क्योंकि उल्लू ऐप पे जब लगाम नहीं लगाई कमेटी ने, तो ये पूरी जो सेल्फ रेगुलेशन की बॉडी है, इसकी पगार यही लोग ही देते हैं जो बनाते हैं। 5 लाख रुपए देते हैं जज साहब को, और 3 लाख रुपए देते हैं मेंबर्स को। इसमें सुहासिनी मणिरत्नम भी है, मणिरत्नम की धर्मपत्नी, जवाबदार लोग हैं, लेकिन ये टोटली फेल हो चुके हैं। समझे ना? तो ये जो शेर खून चाक चुका है, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो
वो फिर से खून को की तरफ ना अपना एक रूप मिनट, करे, एक मिनट, ये इम्पॉसिबल। एक मिनट, एक मिनट, खुद सुनिए, एक भी मिनट। लोग इमेच्योर हैं, एक जो बना मिनट, रहे हैं सुनिए, खुद भी सुनिए। इमेच्योर है, Let me complete. खुद ही नहीं, इमेच्योर ये है। बात सही कह रहे हैं आप। मैं एक नहीं, सेकंड फिर उसी का एक रुक सेकंड, लेती हूँ। देखिए ऐसा है, अमेरिका के 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ। ठीक है, एक तो है कार्ल रॉजर्स और दूसरा है विलियम जेम्स। हाँ। ये उनके देश में भी जो कुछ हो रहा है उन्होंने इस पे कमेंट किया है। हाँ। उन्होंने कमेंट ये किया है कि ये जो चीजें हैं, हाँ। ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इवन वेस्ट लेवल पे आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लिबिडो एक ऐसी चीज है, एक इसको नेचुरल मान लीजिए, हर आदमी करता है। मैंने एग्जांपल आपको उसका दिया, क्या नाम है, ट्रम्प का, ठीक है, इसमें हम अपने को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश में लोगों को ये समझाया, देखो इन चीजों से आपका वक्त ज़या होगा, वक्त खराब होगा। उसमें उन्होंने बॉर्डर लाइन बनाई। अपना जो आपका जीवन का मकसद है, आपको एक किताब लिखनी है, ठीक है, आपको एक आर्किटेक्ट बनना है, या आपको देश को आगे ले जाना है, क्या करना है डॉक्टर साहब, क्या आपको, सफल हो इसके गए लिए हो? इसके लिए डॉक्टर साहब, आपको सफल हो गए? काउंसलिंग, एक मिनट सर, मैं पूरी बात कर लूं, इसको आपके लिए हर लेवल पे काउंसलिंग करनी चाहिए। हाँ। काउंसलिंग प्लेटफॉर्म बनाने ये चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। कि देखिए, आप देखा है, ये ह्यूमन नेचर है, ये लोगों की मानसिकता है कि जिस चीज से आप रोकोगे ना, बोलोगे बेटा मत जा, ह्यूमन बिहेवियर ये रास्ता गलत है, या आगे गड्ढा है, तो वो खासकर- जरूर जाके देखेगा वहां पे कि गड्ढा है या नहीं। यंग माइंड तो जो ये- है, हाँ, यंग माइंड ये- है, वो जल्दी उधर भागता है जल्दी कि पापा जाता ने, है। मम्मी ने तो क्यों ये मना जो किया है। काउंसलिंग की बात हो गया। है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है भीम से? बहुत जरूरी है, इसलिए कहा कि पेरेंट्स का रोल होता है कि बच्चों को, चूंकि खतरा सामने है, हाँ, हाँ। रोज देख रहा है वो, देख रहा है। उसका डेली काम है कि बच्चों को डेली कुछ कुछ समय दे, हाँ। उनको समझाए, और बच्चा का माइंड फिर बाप माँ की बात में जरूर मानेगा वो, हाँ। और इस फर्क बहुत पड़ेगा। काउंसलिंग घर के लेवल पर बाप माँ इसका की एक, बहुत इसकी जरूरी एक है। सीमा है। हाँ। देखिए, छोटे बच्चों को अगर हम फोन देते हैं, देखिए 2018 के बाद में फोन जो है वो एजुकेशन का माध्यम बन गया है। तो परिस्थिति ये है कि लोग एजुकेशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो पॉपअप होता है इस टाइप का पोर्नोग्राफिक मटेरियल, समझे ना आप? ठीक है। तो एक पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक उसमें एक वो आता है, जो छोटे बच्चों के लिए आप ऑप्शन उसको ऑन कर दोगे तो उन्हें देख पाएंगे। हाँ, हाँ। ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक ठीक है। अब गुजरात के अंदर सेव कल्चर, सेव भारत फाउंडेशन एक बहुत बड़ा और जागृति, करती बच्चे आपसे ज्यादा होशियार हैं, उसको ऑफ कर देंगे, फिर देखना शुरू कर तो हम भी देंगे। होशियार बनने का प्रयास करें, स्मार्टर देना। हम भी प्रयास करें। एक मिनट सही- सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन गुजरात सरकार के साथ हाथ मिला के एक बहुत बड़ा जागृति का अभियान चला रहा है, जिसमें हम गुजरात सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार देते हैं। सिलेक्शन हम लोग करते हैं, पगार 1 लाख रुपए एक आदमी को मिलता है। हम 2 फंक्शन कर चुके हैं, 8 आदमी को दे चुके हैं अहमदाबाद में और सूरत में, अब बड़ौदा में करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने एक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का, जिन्होंने इसकी संगीनता समझी, और उसके अंदर लास्ट ईयर 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 600 कॉलेज और 500 विद्यार्थियों ने। इस साल 15,000 विद्यार्थी भाग लेंगे उसमें, और 2,000 कॉलेज, समझा? ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है, इसमें इसकी एक सीमा है। ये आपको इसको बंद करना ही पड़ेगा, जैसा मैंने कहा कि कानून और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये आप करते हो तो ये पॉसिबल है। स्ट्रिक्टली उसको लागू करना पड़ेगा। मैं जी। एक छोटी सी बात, जैसा कि सर ने काउंसलिंग के बारे में जिक्र किया, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, खासकर पेरेंट्स से, कि आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करी है। देखिए, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो किसी भी नई चीज को जानने की उत्सुकता है, वो सिर्फ पॉर्न नहीं है, वो स्पेस में उड़ता हुआ रॉकेट भी हो सकता है बच्चे के लिए। अगर हम अपने घर पर शर्म के मारे इन सब बातों को बच्चे को एक उचित तरीके से नहीं समझा रहे हैं, तो निश्चित है हमारे घर के बाहर से कोई ना कोई एक अनुचित तरीके से आपके बच्चे तक ये कंटेंट लेकर आएगा ही आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से भी, मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि बहुत ग्रेजुअल तरीके से अपने बच्चों से इस बारे में बातचीत करना शुरू करें, और उनको उस मुकाम, उस पॉइंट तक लेकर आएं जहां पे वो ये डिसाइड कर सकें कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। अगर आपको कल्चरली डिफिकल्ट लगता है, ये करना मुश्किल लगता है, आप काउंसलर से बात करें। इसके लिए हमारे पास पूरे प्लान है जो ग्रेजुअली आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स में आपको अपने बच्चों से इस बारे में बात करनी है, ताकि आगे ये बहुत छोटा सा है, गुड टच बैड टच से स्कूल्स में स्टार्ट होता है, कहां तक जाना चाहिए। एक सेकंड आगे चाहूंगा। ये सारी बातें सेक्स आधारित हो रही हैं, ओटीटी की जो कहानियां, जो डार्क, इस पर वायलेंस लीजिए, दवाइयां, ड्रग्स लीजिए, सब बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ सेक्स ही नहीं है जो बच्चा है वो क्या देखता है। वायलेंस का इतना बढ़ा है यंग यूथ में, जो ड्रग्स है,
वायलेंस है, मतलब गालियां बकते हैं, ये सबको ये सब Western पार्ट ऑफ culture ऑप्शन अपनाने ऑप्शन के चक्कर बिहेवियर में हम अपनी संस्कृति और पार्ट भूल ऑफ रहे हैं। संस्कृति है। ये ये हमारी संस्कृति से हाँ। जुड़ा हुआ है। हाँ। अब संस्कृति के हम शिकार हो रहे हैं और गवर्नमेंट राइट नहीं, टाइम साहब, मैं यहाँ मैं इसमें वैसे- ये ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जी। इसको आपने बहुत सही बात कही अमित साहब ने कि बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम मॉरल पुलिसिंग करते रहेंगे, उनके मोबाइल छीन लेंगे या उनको कहेंगे क्या करते हो, अच्छा ये कि उनको समझा दें बेटा दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। मैंने कहा हर आदमी ये काम करता है, हर बच्चा ये काम करता है, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, उससे बाहर आके जो उनके जीवन का जो भी ध्येय है, जो भी उनके जीवन का मकसद है, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, वरना एक तो और जिंदगी बेकार important जाएगी। पॉइंट मैं आपकी बात पर ऐड करूंगा। शायद हमें कहीं ना कहीं अब ये भी समझना चाहिए कि हमारी सारी समस्याएं वेस्ट से नहीं आ रही हैं। हाँ। ठीक है, हमारी कुछ समस्याएं हमारी खुद की घर की उगाई हुई भी हैं। गालियां चल रही हैं डिजिटल मीडिया पे, मगर आप जरा घर से बाहर निकल के देखिए, आप 100 से 50 गालियां 100 मीटर के अंदर सुन लेंगे। लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गाली बंद का एक आंदोलन चला रहे हैं यूपी में, एक बहुत अच्छे व्यक्ति। तो मैंने कभी नहीं कहा कि वेस्ट जा रही है, मैंने कभी नहीं कहा कि वेस्ट जा रही है, मैंने कभी नहीं कहा वेस्ट जा नहीं, मैं रही आपकी है। बात हमारी तो आपकी हमें पैदाइश ये सोचना है कि हर चीज घर की कैसे पैदाइश आ है रही ये। ये सब वेस्ट हम वेस्ट कहाँ से आ अपनी गया? फ्री विल से चुन रहे हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है। हो सकता है हमारे चुनाव की समझ गलत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कानून बनाने की भी बात निकल के यहाँ पे सामने आई और ये भी कहा गया कि चलिए एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि कम से कम जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी जो लगाम है वो लगाई जा सके, ताकि इस तरह के कंटेंट उन बच्चों तक ना पहुंच सके जो वाकई अभी उस लायक नहीं है कि वो इस तरह के कंटेंट देखें या सुने। तो यहाँ पर उन तमाम चीजों पर कंट्रोल करने की बहुत बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।